तो हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग हिंदी साहित्य का भाग 2 वर्णिका कि जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को करेंगे। तो इस सेशन के माध्यम से अर्थात इस वीडियो के माध्यम से वर्णिका में मुख्य रूप से 5 पार्ट है जिसका हम पहला अध्याय इसके माध्यम से करेंगे इस सेशन के माध्यम से, जिसका नाम है दही वाली मंगमा। तो चलिए देर न करते हुए इसे शुरू करते हैं। तो इसका पहला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो दही वाली मंगमा का, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। अब कहिएगा ये आप कि दही वाली मंगमा का अनुवाद अर्थात यह है क्या? तो ये समझ लीजिए, यहाँ पे यह पॉइंट यह नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे यह दही वाली मंगमा जो है यह मुख्य रूप से कन्नड़ में लिखा गया है, जो कि किनके द्वारा? तो श्रीनिवास जी के द्वारा यह मुख्य रूप से कन्नड़ भाषा में रचित है, जिसे बाद में किनके द्वारा? तो बी आर नारायण जी के द्वारा इसे हिंदी में अनुवाद किया गया और तब जाकर यह हिंदी साहित्य में आज हम लोग 10वीं कक्षा के हिंदी अर्थात वर्णिका भाग 2 के माध्यम से पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दही वाली मंगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम अच्युत था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो यह मुख्य रूप से किनके द्वारा रचित है? तो श्रीनिवास जी के द्वारा। जब श्रीनिवास जी इसका रचित किए थे अर्थात इसका रचना किए थे, तब वह उस समय किस भाषा में यह रचना किए थे? तो इसे कन्नड़ भाषा में इसका रचना किए थे, जिसे मुख्य रूप से बाद में किनके द्वारा? तो बी आर नारायण जी के द्वारा हिंदी में इसे अनुवाद किया गया। अर्थात यहाँ पे केवल यह पूछा गया है कि दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवास जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मंगमा की बहू का क्या नाम था? तो मंगमा की बहू का नाम नजमा था। क्या था? नजमा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दही वाली मंगमा के लेखक कौन है? तो दही वाली मंगमा के लेखक कौन है? श्रीनिवास है। अगर इसका अनुवादक पूछेगा तो बी आर नारायण, ध्यान में रखिएगा इस बात को। इसका अनुवादक पूछेगा कि दही वाली मंगमा का अनुवादक कौन है, तो बी आर नारायण, और इसका लेखक पूछेगा तो श्रीनिवास, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मंगमा क्या बेचती थी? तो मंगमा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इस कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मंगमा है, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, दही वाली मंगमा किस शहर में दही बेचा करती थी? तो दही वाली मंगमा किस शहर में दही बेचा करती थी? तो यह बेंगलुरु में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देती है? तो दही वाली मंगमा जो है यह किसे संदेश देती है? तो बहुओं को, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मंगमा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? तो मंगमा के परिवार में मुख्य रूप से 4 सदस्य थे। यहाँ पे यह ऑप्शन ए बी सी डी जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए यह इधर उधर हो गया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान में रखिएगा। इसके परिवार में, मंगमा के परिवार में 4 सदस्य थे। कौन कौन? तो पहला तो मंगमा ही था, और दूसरा मंगमा का बहू जो कि नजमा, और तीसरा मंगमा का बेटा, और चौथा मंगमा का पोता। यह 4 ही इनके संयुक्त सदस्य थे। यह मुख्य रूप से 4 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, घर में मंगमा की किससे नहीं बनती थी? तो घर में मंगमा की किससे नहीं बनती थी? तो इनकी बहू से। क्यों? क्योंकि यह मंगमा सास थी और इनकी बहू नजमा थी, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, दही वाली मंगमा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? तो इसका हिंदी में अनुवाद कौन किया है? तो बी आर नारायण। इसे ध्यान में रखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, रंगप्पा कौन था? रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा कौन था? तो यह इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, क्योंकि रंगप्पा जो था यह ना ही मंगमा का पुत्र था, ना ही नजमा का भाई था, ना ही मंगप्पा का पौत्र था। रंगप्पा जो था वह एक जुआरी था। क्या था? यह एक जुआरी था। रंगप्पा कौन था? तो यह एक जुआरी था। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मंगमा एवं नंजमा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? तो अच्छा संबंध इनके बीच स्थापित करने का माध्यम कौन था? तो मंगमा का पोता, अर्थात नजमा का बेटा, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर, मंगमा का पोता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15,
कथावाचक को मंगमा क्या कहती थी, अर्थात कथा सुनाने वाले को मंगमा क्या कहती थी, मांझी। क्या कहती थी, मांझी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अधिक बुद्धिमान कौन थी, अधिक बुद्धिमान कौन थी, तो नजमा थी। कौन थी, नजमा थी, मंगमा की बहू, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मंगमा की बहू का क्या नाम था, तो मंगमा की बहू का क्या नाम था, नजमा था। क्या था, नजमा, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मंगमा का उसकी बहू के साथ क्यों विवाद था, तो मंगमा का उसकी बहू के साथ क्यों झगड़ा था, क्यों विवाद था, तो उसके पोते को लेकर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मंगमा रंगप्पा से क्या चाहता था, तो मंगमा जो थी वह रंगप्पा से क्या चाहता था, धन चाहता था, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें जितनी भी हम ऑब्जेक्टिव इस सेशन के माध्यम से करा रहे हैं, इसमें अधिकतर जो है वो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। तो इसे आप बहुत ही गौर से और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, तो श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, मास्ती वेंकटेश अय्यर। क्या है, मास्ती वेंकटेश अय्यर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से जो है हमारा इस पार्ट से, अर्थात मंगमा दही वाली मंगमा पार्ट से जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है वो सभी समाप्त होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 2, दहते विश्वास। तो दहते विश्वास से जितनी भी जुड़ी जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उन्हें भी साथ ही साथ करते चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। दहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, अर्थात किस भाषा से अनुवाद किया गया है दहते विश्वास को। जिस प्रकार से हमने इससे पिछला क्या पढ़ा, दही वाली मंगमा, तो दही वाली मंगमा जो है वो मुख्य रूप से कन्नड़ भाषा में लिखी गई थी, जिसे हिंदी भाषा में बी आर नारायण के द्वारा अनुवाद किया गया था, जो कि श्रीनिवास जी का रचना जो कि कन्नड़ में था, जिसे हिंदी में कौन अनुवाद किए, तो बी आर नारायण जी। ठीक उसी प्रकार से यह कहानी जो दहते विश्वास है, यह किस भाषा से अनुदित है, अर्थात इसे किस भाषा से हिंदी में अनुवाद किया गया है, तो उड़िया भाषा से, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, अर्थात किस लेखक द्वारा अनुवाद किया गया। अनुदित का मतलब यह ध्यान में रखिएगा, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अनुदित का मतलब होता है अनुवाद, इसे ध्यान में रखिएगा। अर्थात दहते विश्वास जो कहानी है यह किस लेखक के द्वारा अनुवाद किया गया है, तो यह राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा यह अनुवाद किया गया है, जो कि किस भाषा में था, तो उड़िया भाषा में। और इसे हिंदी भाषा में कौन अनुवाद किए, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। और उड़िया भाषा के रचनाकार कौन है दहते विश्वास के, तो सातकोड़ी होता, जो कि नेक्स्ट आगे आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। दहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया, तो किस राज्य को, तो उड़ीसा को, क्योंकि इस कहानी में किस भाषा की जिक्र है, उड़िया भाषा। उड़िया भाषा कहाँ बोली जाती है, तो उड़ीसा में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दहते विश्वास के रचयिता कौन है, अर्थात इसके मुख्य रचनाकार कौन है, तो सातकोड़ी होता। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, इसे ध्यान में रखिएगा। इसके रचयिता बोले अर्थात इसके रचनाकार, इसके लेखक बोले तो सातकोड़ी होता। और अनुवादक बोले अर्थात इसके जो हिंदी में अनुवाद किए कौन किए, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लक्ष्मण कौन था, तो लक्ष्मण कौन था, लक्ष्मी का पति। यह क्वेश्चन में भी बहुत बार यह रिपीट किया गया है, यह बोर्ड एग्जाम, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट, लक्ष्मी का पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लक्ष्मण कहाँ पर काम करता था, तो लक्ष्मण कहाँ काम करता था, तो कलकत्ता में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लक्ष्मी के पास कितने बीघा खेत थे, कितने बीघा खेत थे, तो 1 बीघा खेत थे, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लक्ष्मी किसके घर काम करके अपना गुजारा चलाती थी, तो किसके घर काम करके गुजारा चलाती थी, तो यह तहसीलदार के घर काम करके यह गुजारा चलाती थी। ये ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो दहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, लक्ष्मी। और अगर आपसे यह पूछ ले कि दही वाली मंगमा का मुख्य पात्र क्या है, तो मंगमा, यह ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दहते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है, तो कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है, तो उड़ीसा का, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है, तो किस राज्य की, तो इसमें उड़िया भाषा का जिक्र है, अर्थात उड़ीसा राज्य का होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया, अर्थात भयानक दृश्य प्रस्तुत किया गया है, तो किस नदी का, तो ध्यान में रखिएगा महानंदा नदी का, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर।
यदि यह आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे आप अपने दोस्तों के बीच यह एक हेल्प समझ के, अपना एक फ़र्ज समझ के आप इसे शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें और एकदम इसे आप रट जाइए, एकदम इसे आप याद कर जाइए। यहाँ से फिक्स है कि यहाँ से मतलब 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछता ही पूछता है। तो चलिए आगे चलते हैं देर न करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता का मंदिर था? तो किस देवी देवता का मंदिर था? तो माँ मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव का मंदिर था। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? तो किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? दलई बांध को, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के नीचे था? तो किस नदी के बांध के नीचे था? तो यह देवी नदी के बांध के नीचे था। किस नदी के बांध के नीचे था? देवी नदी का, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए किसको भेजा था? तो किसको भेजा था? यह अच्युत को भेजा था। किसको भेजा था? अच्युत को, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। लक्ष्मी का घर किस चीज से बना था? तो लक्ष्मी का घर किस चीज से बना था? तो घास तथा मिट्टी से बना था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। गुण निधि कहाँ से लौटा था? तो गुण निधि कहाँ से लौटा था? कटक से, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? कौन स्वयं से और सभी दलों के साथ बांध की मरम्मत में, अर्थात उसे ठीक करने में लगा था? तो गुण निधि, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। लक्ष्मी लक्ष्मण की क्या थी, अर्थात डैश क्या थी? तो यह ध्यान में रखिएगा वो पत्नी थी, अर्थात लक्ष्मी जो थी वह लक्ष्मण की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। लक्ष्मण कहाँ रहता था? डैश, अर्थात लक्ष्मण डैश में रहता था, मतलब कहाँ रहता था? तो कलकत्ता में रहता था, कोलकाता में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, तो इस प्रकार से हमारा इस अध्याय का भी जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो समाप्त होता है। अब चलते हैं हम अगले अध्याय की तरफ। भाग 2 का पार्ट 3, उस पार्ट का क्या नाम है? माँ। तो चलिए देर न करते हुए इसे भी पढ़ते हैं। जैसे इससे जितनी भी जुड़ी जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें भी पढ़ेंगे और अपने दोस्तों के बीच, मैं बार बार कर रहा हूँ, इसे अपने दोस्तों के बीच अवश्य शेयर कर दें जिससे उनकी भी थोड़ी भी मदद हो सके। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है? मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी? तो अर्थात मंगू को छोड़कर उसकी माँ को कितने संतानें थी? तो 3। यह ध्यान में रखिएगा। यदि आपसे यह क्वेश्चन पूछे दे कि माँ कहानी में मंगू की माँ की कितने संतानें थी, तो यह टोटल 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है मंगू के अलावा, अर्थात मंगू को छोड़ के उसकी माँ की कितने संतानें थी? तो 3, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? अर्थात माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है? तो किनके द्वारा लिखा गया है? तो ईश्वर पेटलीकर के द्वारा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मंगू की माँ को कितने संतानें थी? तो 4। देखिए यह क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया, ये ध्यान में रखिएगा। मंगू की माँ को कितने संतानें थी? तो 4, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मंगू जन्म से ही क्या था? अर्थात मंगू जो था वो जन्म से ही क्या है? तो अंधा था कि बहरा था या फिर पागल या गूंगी थी या फिर अपाहिज थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो मंगू थी वह जन्म से ही क्या थी? तो यह पागल और गूंगी थी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मंगू किस कहानी का पात्र है? तो मंगू किस कहानी का पात्र है, अर्थात प्रोटागनिस्ट है? तो यह ध्यान में रखिएगा, माँ कहानी का, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? तो माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया? तो माँ की ममता का, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मंगू है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मंगू कैसी लड़की थी? तो मंगू कैसी लड़की थी? यह पागल और गूंगी लड़की थी। मंगू कैसी लड़की थी? पागल और गूंगी लड़की थी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ईश्वर पेटलीकर की रचना क्या है? तो ईश्वर पेटलीकर की रचना क्या है? तो खून की सगाई, ये ईश्वर पेटलीकर की रचना है। और इसके अलावा क्या है, अभी हम लोग कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? तो इसे जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसे कमेंट करके जवाब दीजिए। तो अभी हम लोग कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? पार्ट 3 वर्णिका का, जिसका क्या नाम है? माँ, अर्थात ईश्वर पेटलीकर की अन्य रचना खून की सगाई है और इनका महत्वपूर्ण रचना में माँ कहानी है, जो कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, खून की सगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
माँ कहानी में कौन पागल था? तो माँ कहानी में कौन पागल था? मंगू। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मंगू की उम्र कितनी थी? मंगू की उम्र 12 वर्ष थी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती थी, अर्थात भर्ती है, वहाँ के कर्मचारी कौन हैं? तो वहाँ के कर्मचारी कैसे थे? तो अव्यवहारिक थे, या फिर व्यवहार कुशल के थे, या फिर कठोर स्वभाव के थे, या अनुभवहीन थे? तो कैसे थे? तो व्यवहार कुशल के थे, अर्थात अच्छे व्यवहार वाले थे, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कहानी का प्रधान पात्र कौन है? अर्थात प्रधान मतलब पहला, अर्थात मुख्य पात्र कौन है? तो ध्यान में रखिएगा, माँ है, अर्थात प्रधान पात्र इसमें कौन है? सबसे बड़ा पात्र कौन सा है? तो माँ है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी युक्ति है? अर्थात यह कौन कहता है कि इस तरह की पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकता है? कौन कहता है? तो समाज के लोगों द्वारा यह कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। मंगू को पागलपन का रोग कब से था? तो मंगू को पागलपन का रोग कब से था? तो जन्म से ही था, अर्थात ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जन्मजात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी? तो मंगू के अलावा उसकी माँ की 3 संतानें थी। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मंगू को लोग किसी अस्पताल में भर्ती कराना चाहते थे, किस अस्पताल में मतलब भर्ती कराना चाहते थे? तो पागलों के अस्पताल में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो यह ईश्वर पेटलीकर की प्रसिद्ध कहानी है, खून की सगाई, जो कि इनकी अन्य रचना में भी शामिल है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, तो इस प्रकार से जो है इस पार्ट की जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव थी जिन्हें हमने पूरा किया। तो चलते हैं हम अगले अध्याय की तरफ, अध्याय 4 अर्थात पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 जिसका नाम है नगर। तो चलिए इसे देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो इसका पहला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पापाती को कौन सा रोग था? तो पापाती को कौन सा रोग था? तो मेनिंजाइटिस, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नगर कहानी किस लेखिका होगा? यहाँ पे लेखक नहीं, किस लेखिका द्वारा रचित है? तो किस लेखिका द्वारा रचित है? तो सुजाता द्वारा रचित है, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। यहाँ पे ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? अनुदित का मतलब आपको हम यह सेशन शुरू में ही इस सेशन के शुरू में ही आपको बताते हैं, अनुदित मतलब क्या होता है? अनुवाद। क्या होता है? अनुवाद होता है अनुदित मतलब, अर्थात जो नगर कहानी वो किस भाषा से अनुवादित है, मतलब किस भाषा से अनुवादित कर इसे हिंदी में लिखा गया है? तो तमिल भाषा से, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पापाती की उम्र क्या थी? पापाती की उम्र क्या थी? 12 वर्ष, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नगर कहानी के कथाकार कौन है? अर्थात नगर कहानी के कथाकार कौन है? तो सुजाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नगर किस भाषा की कहानी है? तो नगर किस भाषा की कहानी? तो तमिल भाषा की, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पपाती किसकी बेटी थी? तो पपाती किसकी बेटी थी? तो वल्ली अमाल की, किसकी? वल्ली अमाल की, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? पपाती। पपाती को कौन सा रोग हुआ था? तो मेनिंजाइटिस, इसे ध्यान में रखिए, ये बहुत बार पूछा गया है, मेनिंजाइटिस, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? पपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया? तो नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो मदुरै नगर का वर्णन किया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करते चलिए, अपने दोस्तों के भी शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वल्ली अमाल की पुत्री कौन थी? तो पपाती थी। वल्ली अमाल की पुत्री कौन थी? पपाती, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ये आपसे पूछते कि पपाती के मतलब पिता का क्या नाम था? तो वल्ली अमाल, और वल्ली अमाल की पुत्री का क्या नाम था? तो पपाती, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? तो सुजाता का जो वास्तविक नाम क्या था? तो सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? एस रंगराजन। क्या था? एस रंगराजन, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा, एस रंगराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। इसीलिए ना यह तमिल भाषा से अनुदित है, मतलब अनुवादित है, क्योंकि सुजाता जो थी यह लेखिका थी जो कि तमिल भाषा में ही इसकी रचना की हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बड़े डॉक्टर के अनुसार पापाती को क्या बीमारी थी? तो मेनिंजाइटिस की बीमारी थी। बड़े डॉक्टर के अनुसार पापाती को किस चीज की बीमारी थी? मेनिंजाइटिस की, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, के ए जमुना द्वारा अनुदित रहता है, अर्थात कौन सा है? तो नगर कहानी किनके द्वारा अनुदित है? तो के ए जमुना के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पापाती कौन थी? पापाती कौन थी? तो पापाती कौन थी? वली अमाल की बेटी थी, वली अमाल की पुत्री थी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वली अमाल नहीं जानती थी, क्या नहीं जानती थी? वली अमाल क्या नहीं जानते थे? तो क्या नहीं जानते थे? लड़ना, अर्थात किसी से वो लड़ना नहीं चाहते थे, उनके अंदर प्रेम की भावना थी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पहले दिन पपाती को क्या था? बुखार था, क्या था? बुखार। ये ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा भी गया है। तो इस प्रकार से इस पार्ट से जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे जिन्हें हमने कंप्लीट किया, तो चलते हैं हम अगली अध्याय की तरफ। नेक्स्ट पार्ट 5, जिसका नाम है धरती कब तक घूमेगी। यह इस भाग अर्थात वर्णिका भाग 2 का यह आखिरी पार्ट है और बहुत ही रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसे भी हम शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है, अर्थात किस भाषा से अनुवादित है। अनुदित का मतलब क्या होगा? अनुवादित है। तो यह जो धरती कब तक घूमेगी, यह जो पाठ है यह किस भाषा से अनुवादित है? तो यह किस भाषा से अनुवादित है? तो यह ध्यान में रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थानी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया, अर्थात महीने में खर्च देने का निर्णय लिया। तो महीने के खर्च देने का निर्णय लिया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 50 रुपए, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? यह किनके द्वारा जो है अनुवादित किया गया है? तो ध्यान में रखिएगा, सांवर दैया के द्वारा, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन है, अर्थात इस कहानी को कौन लिखे है, किनके द्वारा रचा गया? तो धरती कब तक घूमेगी यह कहानी किनके द्वारा लिखा गया? सांवर दैया के द्वारा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सांवर दैया किस भाषा के कहानीकार है? तो जो सांवर दैया वो किस भाषा के कहानीकार है? तो राजस्थानी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था? तो सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होता था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी ये कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? सीता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? तो यह कहाँ की कहानी है? तो यह राजस्थान की कहानी है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, क्योंकि जो सांवर दिया जो है जो लेखक हैं वो कहाँ के हैं? तो राजस्थान के ही हैं। तो धरती कब तक घूमेगी कहानी है कहाँ की कहानी है? तो राजस्थान की, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सीता को कितने पुत्र थे? तो सीता को कितने पुत्र थे? 3, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था, अर्थात बड़े पुत्र का क्या नाम था? ये ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब कितना बार पूछा भी गया है क्वेश्चन इसमें से। जैसे सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था, तो ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अर्ध विक्षिप्त की अवस्था किसकी थी? अर्ध विक्षिप्त की अवस्था किसकी थी? तो सीता की थी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से इस पार्ट की भी जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इस प्रकार से हम वर्णिका भाग 2 के जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक का, उन सभी को हमने इस सेशन के माध्यम से खत्म किया। आपको यदि इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।